क्या बच्चों में सच में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं और बच्चे मतलब कौन से एज से वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं 2 to 4% जो बच्चे हैं ये बताया गया है कि डिप्रेशन से कहीं ना कहीं पे गुजर रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, यस, एडीएचडी, ऑटिज्म। ये करंटली इन तीनों के बारे में इंटरनेट पे बहुत सर्च हो रहा है। ये तीन प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी मात्रा में बढ़ी है रिसेंट डेज में, उसका स्क्रीन से कोई रिलेशन है क्या? बच्चों का स्क्रीन के प्रति एडिक्शन का या ओवर इन्वॉल्वमेंट का कारण होता है बिकॉज दे डोंट फाइंड एनीथिंग अदर वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो जब तक आप उनको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दोगे तो वो स्क्रीन के तरफ ही रहेगी। लेस देन 2 years का स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 होना चाहिए। ओके। 2 से 5 साल का अगर हम लोग बात करें तो इसमें अलग अलग बताया गया है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलता है 30 मिनट रखिए, कोई बोलता है 45 मिनट्स करिए। 5 से 18 साल के बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 घंटा होना चाहिए और 18 साल के ऊपर के बच्चों का 1.5 hours से 2 hours। कि व्हाट इज हेल्थ? इट इज अ combination of good mental health, good physical health and good emotional health. So all these domains are important when we think about the overall success of an individual. दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमर रणे और आप सभी का स्वागत है द अनस्क्रिप्टेड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों में होने वाले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। आप सोचेंगे कि छोटे बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या, साइकेट्रिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं चाइल्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रीतम चांडक सर, जिनसे डिस्कशन में हमने जाना कि हाँ, छोटे बच्चों को साइकेट्रिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो बड़े लोगों से थोड़ी बहुत अलग होते हैं, लेकिन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स छोटे बच्चों में हाँ जरूर होते हैं। उन्होंने बताया ऑटिज्म और एडीएचडी जैसी साइकोलॉजिकल कंडीशंस बढ़ रही है और अनफॉर्चुनेटली छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन जो बड़े लोगों की बीमारी है वो भी दिखाई दे रही है। और हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि अनफॉर्चुनेटली वो इन सारे बीमारियों को ट्रिगर कर रही है। दोस्तों ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए। आपके घर में छोटा बच्चा है, आपके घर में एडोलेसेंस है या इवन आप एडोलेसेंस एज ग्रुप में हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। ये पॉडकास्ट आपके लिए क्यों है? ये पॉडकास्ट है आपके मेंटल वेलबींग के लिए। इस तरह की कंडीशंस या सिम्टम्स जो हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं, अगर वो समय पे एड्रेस होते हैं तो उन कंडीशंस से हम बाहर निकल सकते हैं और एक माइंडफुल लाइफ जी सकते हैं। हाल में एक छोटे बच्चे ने जो 12th में था, नीट के एग्जाम के बाद सुसाइड किया। भले ही उसके अच्छे अंक आए थे, क्यों उसने किया? क्या हम उसको बचा सकते थे? ऐसे कंडीशंस के बारे में भी हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट विद डॉक्टर प्रीतम चांडक सर, हाउ टू कोप अप विद द साइकेट्रिकल प्रॉब्लम्स इन द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट्स। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो वेलकम डॉक्टर प्रीतम चांडक सर। सर नमस्ते, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। सर आप चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है? बिल्कुल सही। आई एम शॉक्ड। साइकेट्रिस्ट वैसे भी मतलब एडल्ट के तौर पे टैबू है। मैं इसका एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे एक डिस्टेंस रिलेटिव थे, उनके यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट की फाइल थी। डॉक्टर का नाम उन्होंने नहीं मिटाया, लेकिन साइकेट्रिस्ट का नाम, वो जो साइकेट्री उनका स्पेशलिटी वो मिटाया था। मतलब इतना टैबू हमारे सोसाइटी में अभी भी साइकेट्री के बारे में है। बिल्कुल सही है। आप चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है, हमारे बच्चों को साइकेट्रिक बीमारियां हो सकती है, यही मुझे हजम नहीं हो रहा है, ये कंज्यूम नहीं हो रहा है। ओके, तो मेरा पहला ये सवाल है सर कि क्या बच्चों में सच में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं और बच्चे मतलब कौन से एज से वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं?
अमर, आपने सही चीज पूछी है। अगर हम लोग भारतीय समाज की बात करें, वी आर अ डेवलपिंग नेशन राइट नाउ, और अगर हम लोग साइकेट्री या मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करें तो बहुत कॉमनली ये सोचा जाता है कि ये डेवलप्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, बट येस, द प्रिवेलेंस और जो इंसिडेंस है बीमारियों का वो बहुत बढ़ रहा है। एक फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अडल्ट में या जब हम बड़े होते हैं, जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हमको होते हैं उसमें से 50% मेंटल हेल्थ इश्यूज आप 14 साल के पहले डायग्नोस कर सकते हैं। ओह, सो अगर आपको बड़ेपन में मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहा है एंड इफ यू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स एट द एज बिफोर 14, तो आप बहुत कम मेंटल हेल्थ इश्यूज कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों के ऊपर। जिस तरीके का कमर्शलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके का एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जिस तरीके का प्रेशर है, जिस तरीके के जेनेटिक मेकअप्स है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बच्चों में मानसिक समस्या बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग बात करें कि कौन से एज ग्रुप से आपको बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज दिखना शुरू होते हैं, अगर हम कम से कम एज ग्रुप की बात करें तो 18 मंथ्स पे, अगर आपने ऑटिज्म के बारे में सुना होगा, तो सबसे पहले हम लोग 18 मंथ्स पे ऑटिज्म के बीमारी के वार्निंग साइंस या ऑटिज्म को डायग्नोस कर सकते हैं। सो 18 मंथ्स के बाद आप कितना भी साल पकड़ सकते हैं, 18 मंथ्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स। तो ये जो ग्राफ है ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ओके सर। अभी लेकिन अभी मुझे साइकेट्री जब ने कहा कि बड़ों की बीमारियां मुझे पता है, तो क्या वैसे ही बीमारियां छोटे बच्चों में भी होती है? यस, मेजॉरिटी हद तक जो बीमारी हम लोग जैसे कॉमनली हम लोग सुनते हैं, एंजाइटी के बारे में, ओके, डिप्रेशन के बारे में, पैनिक डिसऑर्डर के बारे में, ओसीडी के बारे में, साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, तो ये जो बीमारी जो हमको अडल्ट में दिखती है या बड़े लोगों में दिखती है, सेम टू सेम बीमारी या सेम टू सेम नामों के साथ विथ डिफरेंट लक्षण हमको बच्चों में डेफिनेटली दिखते हैं। ओके, लेकिन कुछ जो बीमारी है वो बच्चों के कैटेगरी में स्पेशली होती है। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑटिज्म एक है, उसके बाद ADHD जिसको हम अति चंचलता की बीमारी बोलते हैं, लर्निंग इश्यूज या जैसे आपने तारे जमीन पर पे सुना होगा डिसलेक्सिया के बारे में, फिर अभी जैसे सितारे जमीन पर आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम और अलग अलग बीमारियों के बारे में, फिर उसके बाद स्पीच के डिसऑर्डर्स बच्चों में अलग तरीके से होते हैं, प्लस कोई कोई बच्चों में चलने को लेके प्रॉब्लम होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स है जो आपको प्रीडोमिनेंटली बच्चों में दिखेंगे, और कुछ जो है जो अडल्ट का ही एक स्वरूप आपको बच्चों के मेंटल हेल्थ पे दिखेगा। ओके। सब कुछ मेजर बीमारियों के बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। डिप्रेशन, फिर से आई एम रियली शॉक, बच्चों में कैसे डिप्रेशन हो सकता है? क्या प्रिविलेंस आपने ऑब्जर्व किए हैं आपके ओपीडी में, और क्यों होता है बच्चों को डिप्रेशन सर? अगर हम लोग प्रिवेलेंस की बात करें दो कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और जो आउट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो कहीं ना कहीं 2 to 4% जो बच्चे हैं, ये बताया गया है कि डिप्रेशन से कहीं ना कहीं पे गुजर रहे हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये प्रिवेलेंस डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि बहुत बार हमारे कल्चर में और हमारे ओवरऑल जिस तरीके का फैब्रिक होता है, बहुत सारी चीजें अंडर रिपोर्ट होती है। जैसे आपने भी देखा कोविड में कितना डेथ्स हुआ, कोविड में कितने लोग सफर हुए, बट जो हिसाब से अंडर रिपोर्टिंग हुआ, दैट इज समवे अ हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया। सेकेंडली, अगर हम लोग डिप्रेशन के बारे में बात करें तो डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है बच्चों में वो काफी अलग होते हैं। जब आपके दिमाग में एक डिप्रेशन किसी भी कॉमन आदमी के दिमाग में आता है तो ऐसा लगता है कि उदास रहेगा इंसान, उसको कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लाइफ नीरस हो जाएगी, वो बात नहीं करेगा ज्यादा, अकेले रहना प्रिफर करेगा। इसमें से कुछ सिम्टम्स बच्चों में हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है मूड चेंज या मूड स्विंग्स। कोई भी बच्चा आपको लग रहा है कि सर नॉर्मल था 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले, और अभी हमने ऑब्जर्व किया है कि सर बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, इसका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है, कभी तो सर इतना बढ़िया रहता है और कभी तो बिल्कुल मैनेज ही नहीं कर सकते हैं।
फिर उसके साथ साथ उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है। पहले सर इसको म्यूजिक क्लास में बहुत इंटरेस्ट आता था, हमने इसका बैडमिंटन लगाया था, लेकिन अभी इसको बोलो तो जाना ही नहीं है। स्कूल के लिए सर इसको उठाओ तो पेट दुख रहा है, मुझे स्कूल में जाना नहीं है, स्कूल में गया तो डॉक्टर्स रूम में जाके बैठेगा। उसी प्रकार से कभी कभी मन में उदासी का भाव रहना, जो चीज में उसको इंटरेस्ट था, पहले सर हम हर संडे कहीं ना कहीं बाहर डिनर के लिए जाते थे, आजकल पूछो तो कुछ नहीं जाना है। घर पे उसके पसंद की चीज पिज्जा बर्गर डोसा पाव भाजी बनाओ तो उसको खाना नहीं है। तो ये कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कि जो बच्चों के केस में थोड़ी सी अलग होती है अडल्ट के कंपैरिजन में। ओके सर, ये सिम्टम्स तो आपने बताए, लेकिन क्यों होता है सर ये, मतलब अगर हम इश्यूज की बात करें या व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक। ठीक है, अगर किसी भी माता पिता को मेंटल हेल्थ इश्यूज है या उनके फैमिली में जैसे दादा दादी नाना नानी चाचा बुआ मासी, जिसको हम लोग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स बोलते हैं, ओके सो डेफिनेटली नीचे के जनरेशन में वो आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। जैसे हम लोग कॉमनली सुनते हैं ना, यार मेरे पापा को बीपी था इसलिए मुझे भी बीपी है, मेरे मम्मी को डायबिटीज था इसलिए मुझे भी डायबिटीज है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी ये जो जेनेटिक फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। ओके कोई बच्चा वो स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, कोई वो स्ट्रेस को नहीं कर पाता है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, आपका सोशल सर्कल, आपका ओवरऑल जो सपोर्ट सिस्टम है वो किस तरीके से है। आपके टीचर्स आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, आपके फ्रेंड सपोर्टिव है, आपके फैमिली मेंबर सपोर्टिव है, तो यू विल हैव अ गुड मेंटल हेल्थ। लेकिन अगर यही सब पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इश्यूज आते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से बाकी हम लोग इलनेसेस सुनते हैं, वायरल हो रहे हैं, डेंगू होता है, मलेरियाज होते हैं, या और भी शारीरिक समस्याएं हो सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हर एज ग्रुप में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। 8 साल के बच्चे के हार्मोन्स अलग होते हैं, किशोर अवस्था या अडोलेसेंट के हार्मोन्स अलग होते हैं, अडल्ट के हार्मोन्स अलग होते हैं। तो बहुत बार ये हार्मोन्स का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और लास्ट की अंडरलाइंग कोई शारीरिक समस्या है, जैसे बहुत कॉमनली हम आजकल देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में भी डायबिटीज होता है, छोटे बच्चों में थायराइड रिगार्डिंग इश्यूज है, बच्चों में B12 D3 की डिफिशियंसीज है, बच्चे में एनीमिया है। तो ये कुछ शारीरिक समस्या भी है जिसका पहला सिम्टम ये आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज में आता है। ओके जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तब आपको पता चलता है अरे यार इसको तो थायराइड था। जैसे ही आप उसका थायराइड ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं, उसके मेंटल हेल्थ सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर उसमें हो सकता है। ओके सर, एज ग्रुप वेरी क्विक डिस्कस कर लेंगे। कौन से एज ग्रुप में ये ऑब्जर्व किया है आपने कि डिप्रेशन ज्यादा है? अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली जो 10 साल के ऊपर वाला एज ग्रुप है, मतलब पर्टिकुलरली अगर हम 10 से 25 साल का एक एज ग्रुप देखें, बिकॉज थोड़ा सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं वो थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, सो वी कैन अंडरस्टैंड द सिम्टम्स बेटर। इसका मतलब लेस देन 10 होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट मेजरली अगर आप एक रफ एस्टिमेट पूछे तो 10 years to 25 years इज अ प्रीडोमिनेंट एज ग्रुप की जहां आपको सिम्टम्स ज्यादा दिखते हैं। ओके और इसको प्रॉपरली डायग्नोस कर लिया गया तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट कितनी हद तक 100% क्यूरेबल है? डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें कि कोई भी बीमारी के बारे में आप बात करिए, जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करते हैं उतने बेटर आपको रिजल्ट दिखते हैं। और बच्चों में या एडोलेसेंट में होने वाले डिप्रेशन में भी सेम चीज है। जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करोगे, जितना जल्दी डायग्नोस करोगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करोगे, डेफिनेटली चीजें उतनी बेहतर रहती है एंड वी कैन ट्रीट इट 200%। ठीक है, और बहुत ही बेटर और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। चाहे हम दवाइयों के बारे में बात करें, हम लोग थेरेपीज या जिसको हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं, ये चीजों के बारे में बात करें, सो डेफिनेटली अर्ली डायग्नोसिस विल गिव यू सिग्निफिकेंटली बेटर प्रोग्नोसिस और गुड रिजल्ट। ओके सर, अभी और जो बीमारियां आपने बताई रिलेटेड टू साइकेट्री, लर्निंग डिसेबिलिटी, यस,
ADHD, ऑटिज्म। यस, करंटली इन तीनों के बारे में इंटरनेट पे बहुत सर्च हो रहा है, बिल्कुल। और मुझे पता नहीं है क्यों हो रहा है। तो मेरा पहला ही सवाल है कि लोगों को ये प्रॉब्लम्स अपने बच्चों में दिख रही है, बिल्कुल ठीक सही है? है। तो ये तीन प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी मात्रा में बड़ी है रिसेंट डेज में, पहला। दूसरा, उसका स्क्रीन से कोई रिलेशन है क्या, ये दूसरा सवाल है। और इन तीनों को अगर हम एक साथ अगर डिस्कस कर पाएंगे सर, तीनों को एक साथ बिल्कुल discuss? बिल्कुल हाँ। कर पाएंगे। तो तीनों को एक साथ आप बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कब हमको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों बढ़ रहा है। ओके। इसमें कोविड का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कहीं ना कहीं पे जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ अब दो इरा में डिवाइड हो गई है, प्री कोविड इरा और पोस्ट कोविड इरा। बराबर। प्री कोविड में सभी चीजें नॉर्मल चल रही थी, बच्चों का ग्रोथ बराबर चल रहा था, बहुत सारे बच्चे KG1 KG2 नर्सरी फर्स्ट सेकंड तक थे। बट ये जो कोविड ने पिछले 2 साल का जो एक बहुत बड़ा गैप, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन बोलिए या एक जो मेजर डिफिशियंसीज उसमें आई है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है ये डिसऑर्डर्स बढ़ने के लिए। ओके। उसी का एक पार्ट ये है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स में इसके प्रति अवेयरनेस आया है। ओके। चाहे आप बोलिए हम बोलिए, वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन दिस फ्रंट, चाहे हमारे आर्टिकल्स हो, हमारे सोशल मीडियाज हो, वी आर प्रमोटिंग, वी आर मेकिंग पीपल अवेयर एंड अवेयर ऑफ दैट। और थर्ड पार्ट है बिकॉज स्कूल्स आर गेटिंग मोर अवेयर ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं पे बच्चों को अर्ली आइडेंटिफिकेशन में स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आ रही है। ये हो गया आपका पहला सवाल। हाँ। दूसरा, यस इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्रीन्स, बिकॉज दो चीजें हैं। स्क्रीन इज अ वन वे काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? जैसे अभी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप प्रोसेस कर रहे हैं, एंड देन यू आर रिवर्टिंग बैक विद अ क्वेश्चन और वॉट एवर यू फील कम्स टू योर माइंड। बट कोई भी स्क्रीन इज अ वन वे कम्युनिकेशन, आपको सिर्फ वो देखना है, यू डोंट हैव टू एनालाइज, यू डोंट हैव टू थिंक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्रीन का कंटेंट और द वे स्क्रीन्स आर डिजाइंड इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। अगर हम लोग कहीं ना कहीं पे देखें तो बहुत सारे माइक्रो कंटेंट के तरफ अभी सब प्लेटफॉर्म्स जा रहे हैं। सो आप रील देखते हो, आप शॉर्ट्स देखते हो, तो कहीं ना कहीं पे आपका अटेंशन स्पैन उसमें अफेक्ट होता है। तो अगर आप ADHD की बात करें या लर्निंग की बात करें तो इसमें अटेंशन और कंसंट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कंटेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं ना कहीं पे द अल्गोरिदम्स आर इन सच ए वे फ्रेम्ड कि अगर मान लीजिए आप कोई वायलेंट कंटेंट देख रहे हो या कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहे हो, तो आपको वही चीजें देखने मिलेगी। बराबर। ऑटिज्म के लिए जो मैंने बताया, वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको एनालाइज नहीं करना है, आपको सोशली कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको स्क्रीन में इन्वॉल्व रहना है, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि क्या इनके लक्षण हमको समझ में आते हैं। ओके। सबसे पहले आते हैं हम लोग लर्निंग डिसऑर्डर पे। लर्निंग डिसऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन और सबसे सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाई लिखाई में होने वाली तकलीफ। ओके। हर पेरेंट को, हर टीचर को ये कहीं ना कहीं पे अंदाजा आ जाता है कि ये बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसका कैपेबिलिटी कितना है, ये अपने कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म कर पा रहा है या अंडर परफॉर्म कर पा रहा है। जब अंडर परफॉर्मेंस की बात आती है तो बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती है, जिसमें लर्निंग डिसऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। मान लीजिए आपका बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज नॉट एबल टू कॉम्प्रेहेंड कि क्या उसे पढ़ाया जा रहा है, तो आप रिटर्न में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी कॉपीज कंप्लीट करेगा, वो एग्जाम्स में अच्छी तरीके से अपीयर होगा, वो कंसंट्रेशन फोकस से पढ़ाई करेगा, वो सिंसियरली स्कूल जाएगा? तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, बिकॉज सभी चीजें उसके लिए काफी डिफिकल्ट है। तो अगर सिम्टम्स की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में मार्क्स या परफॉर्मेंस कम होना, चीजों में या पढ़ाई रिगार्डिंग चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहना, जहां पे भी पढ़ाई या एकेडमिक संबंध का बात आए वहां पे शारीरिक लक्षण आ जाना, पेट दुखना, सिर दर्द होना, उल्टी जैसा भाव होना, चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहना,
चौथा, जहाँ पे भी पढ़ाई रिलेटेड चीज है वहां से भागने की कोशिश करना, या मान लीजिए आपका पढ़ाई का टाइम है 5 से 7 घर में, तो वो समय बाहर निकल जाना, बच्चों के साथ खेलने चले जाना, और रिपीटेडली स्कूल से कंप्लेंट्स आना कि पहले इसका परफॉर्मेंस ऐसा था और दिनों दिन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस डिटोरिएट होते जा रहा है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो आप पढ़ सकते हैं। और जैसे तारे जमीन पर ने हमको काफी चीजें बताई है, शब्दों को उल्टा देखना, बी और डी में कंफ्यूजन रहना, 6 और 9 में कंफ्यूजन रहना, कुछ अल्फाबेट्स उल्टा लिखना, रिपीटेड स्पेलिंग मिस्टेक्स होना, ये भी कुछ लक्षण हम लोग उसमें देखते हैं। ओके, तो सेकेंड हम लर्निंग डिसऑर्डर्स हमने किया डिस्कस, ऑटिज्म एंड एडीएचडी, इसके बारे में आगे। अब हम लोग आते हैं एडीएचडी पे। एडीएचडी अपना आपने नाम ही काफी है डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करने में। एडीएचडी का अगर हम लोग लॉन्ग फॉर्म के बारे में बात करें, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट मतलब अटेंशन कंसंट्रेशन की कमी। बच्चा अपने आप में मग्न रहता है, कोई भी चीज करता है तो उस पर फोकस नहीं कर पाता, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पढ़ाई करते वक्त सर 2 मिनट किताब पे देखेगा, फिर इधर उधर देखते रहेगा, फिर मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है, फिर मम्मी मुझे ये रूम में जाना है। कोई भी चीज़ों पे उतने अच्छी तरीके से अटेंशन या फोकस नहीं दे पाना, स्कूल में चीज़ें भूलना, स्कूल में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो चीज़ आज तो आधे घंटे के लिए याद रहना लेकिन भूल जाना, ये कुछ कॉमन चीज़ें हमको अटेंशन डेफिसिट में दिखती है। अब हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम सरळ मराठी भाषेत बोलू शकतो अति चंचलता। एक जगह पे नहीं बैठना, पूरे क्लास में घूमते रहना, क्लास के बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करना, स्कूल में अटेंशन फोकस की कमी रहना, घर पे आने के बाद एक रूम से दूसरे रूम में जाना, जैसे हमारे डॉक्टर्स के केबिन में एक जगह पे बिल्कुल नहीं बैठना, ये खिलौने के साथ खेलना, वो खिलौने के साथ खेलना। कोई भी स्पोर्ट अगर खेल रहा है तो पहला मुझे ही खेलना है, जैसे आपको बैटिंग बॉलिंग करना है तो पहले बैटिंग मुझे ही करना है, फुटबॉल में गोल मुझे ही मारना है, तो अपनी टर्न के लिए वेट नहीं करना। ये कुछ अटेंशन हाइपर एक्टिविटी के हो सकते हैं। और इसमें एक चीज और क्राइटेरिया होता है, इम्पल्सिविटी, उत्तेजित पना रहना, कभी भी कुछ भी बोल देना, बड़ों का आदर सत्कार नहीं करना, जो चीज समाज के अप्रोप्रिएट नहीं है या सिचुएशन के अप्रोप्रिएट नहीं है वो चीज कर देना, कोई बच्चे को तुरंत मार देना या धक्का दे देना विदाउट सोचे कि भाई उसको लग जाएगी, छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, तो ये इम्पल्सिविटी में आता है। तो ये कॉमनली लक्षण आपको एडीएचडी में दिखते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण दिखे, कोई बच्चों में अटेंशन की ही कमी होती है, कोई बच्चों में सिर्फ अति चंचलता होती है, लेकिन कुछ बच्चों में आपको कॉमन प्रेजेंटेशन भी दिखता है। ओके, और जो थर्ड है हमारा ऑटिज्म। यस, ऑटिज्म के अगर हम लोग बात करें तो कॉमनली जो हमको सिम्टम्स दिखते हैं, जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं आत्ममग्नता या स्वमग्नता। अगेन नाम ही कुछ हद तक हमें डिसऑर्डर के बारे में बताता है। बच्चा अपने आप में खोया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कहीं खेल रहा है तो वो अपने आप में ही इतना बिजी रहेगा कि आजू बाजू के सिचुएशन में, आजू बाजू के रूम में क्या चीजें हो रही है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। कॉमनली जो पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे को नाम से पुकारने पर भी वो उनके तरफ ध्यान नहीं देता है। कितनी भी बार आप बोलो, अगर आप 10 बार बोल रहे हो तो हो सकता है कि शायद एक आधे बार आपके पास देखे। जैसे हम और आप एक में एक से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, एक में एक से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, वो चीजें बच्चों में नहीं रहना। जैसे छोटे बच्चों को सोशल सिचुएशन में या सोशल होना ज्यादा पसंद होता है, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के साथ खेलना, मम्मी पापा के साथ खेलना, दादा दादी के साथ खेलना, ये चीजों में जीरो इन्वॉल्वमेंट रहना। कोई भी सोशल फंक्शन में जाते हैं तो अपने आप में ही मग्न रहना, अपने आप के एज के बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना। कोई स्पेसिफिक बिहेवियर, जिसको हम लोग रिपीटेटिव बिहेवियर बोलते हैं, एक ही चीज को बार बार करना, जबकि पता है कि ये चीज गलत है फिर भी कर पाना। स्पेसिफिक चीजों के प्रति ओवर आकर्षण रहना, जैसे कुछ बच्चों के स्पेसिफिक टॉयज होते हैं कि कार के प्रति ही
ओवर आकर्षित होते हैं, घूमने वाले फैन के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, कोई एक आधा स्पेसिफिक टॉय है जिसका एक स्पेसिफिक आवाज है उसके प्रति ये रहना, अपने रूटीन को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना कि भाई अगर 7 बजे उसको खाना चाहिए तो 7 बजे ही चाहिए, 8 बजे उसको बाहर जाना है तो 8 बजे ही बाहर जाना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो ऑटिज्म में हम बोल सकते हैं। ऑटिज्म के सिम्टम का लिस्ट तो काफी है, हर बच्चों में अलग अलग तरीके प्रेजेंटेशन होते हैं, बट ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। एक चीज जो मैं भूल गया हूँ वो है स्पीच में इश्यूज। बच्चा 2.5 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, कहीं ना कहीं पे इतना बड़ा होने के बाद भी बच्चों का स्पीच में डिफिकल्टी आती है। बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, सेंटेंसेस नहीं बोल पाता, इंटरैक्ट नहीं कर पाता, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स आपको दिखता है। ओके सर, वेरी क्विक, और ये जो सारे अभी आपने कंडीशंस बताई, मतलब जब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किसी बच्चे को ये कंडीशंस है और ही सफरिंग फ्रॉम दैट, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत बार डिफिकल्ट होता है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, और शायद आपके पास आने तक बहुत लेट भी हो सकते हैं। यस, डेफिनेटली। मेरे 2 सवाल है सर इससे जुड़े हुए। पहला तो सर, हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि अगर ऐसे कंडीशन दिखने हैं तो आपके पास कैसे आना है हमको, पहला। और दूसरा, हौसला ये भी बढ़ेगा कि अच्छा, इससे हम बाहर भी आ सकते हैं इन सारी कंडीशन से। तो ये 2 चीजें। डेफिनेटली, जैसे आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इसमें हमने कोशिश किया है कि जितने अर्ली वार्निंग साइंस है वो आप आइडेंटिफाई करें। ये आइडेंटिफाई आप खुद कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स कर सकते हैं, आपके स्कूल टीचर्स कर सकते हैं, कि वो आपको हिंट दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे बच्चे में कुछ इश्यूज लग रहा है। सो मेरा हमेशा पेरेंट्स को ये बोलना होता है, जैसे हम कोई भी शारीरिक बीमारी के लिए, बच्चे का पेट दुख रहा है, हो सकता है कि वो नॉर्मल हो, इट इज नॉट एवरी टाइम कि कोई बच्चे को पेट में इन्फेक्शन हो तभी हो, बट दुख रहा है तो हम सोचते हैं कि चलो यार पीडियाट्रिशियन को दिखा देते हैं, चलो जनरल फिजिशियन को दिखा, जाके एक क्लियर तो हो जाए कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जब भी आपको कहीं से भी या आपके खुद के ऑब्जर्वेशन से लग रहा है ये क्या यार, मेरा बेटा या बेटी आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले तो यार बढ़िया थी, बढ़िया था, बहुत अच्छे से सब चीजें हो रही थी, परफॉर्मेंस बोलिए, खेलना कूदना बोलिए, बच्चों से इंटरेक्शन बोलिए, बट पिछले कुछ दिनों से ये चीजों में कहीं ना कहीं गड़बड़ ध्यान में आ रही है। अब वो गड़बड़ कितनी है ये नहीं पता, क्यों है ये नहीं पता, बट एट दैट पॉइंट दैट शुड बी एन अर्ली ट्रिगर फॉर यू और अर्ली वार्निंग साइन फॉर यू कि चलिए यार, आज के सोशल मीडिया, आज के टेक्नोलॉजी युग में इतना डिफिकल्ट नहीं है मुझ तक पहुंच पाना। आप एक गूगल कर लेते हैं तो यू कैन गेट द एड्रेस, यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट इट। और मेरा हमेशा ये बोलना होता है, आप अगर मेरे पास ना आ सके बट कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो आपके करीब हो, चाहे कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो आपके पास और कोई साइकेट्रिस्ट हो, डेफिनेटली आपने जाके उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। 2 ही पार्ट होते हैं कोई भी बीमारी के, या तो है या तो नहीं है। तो अगर ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है तो यू विल बी मच इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड। सेकेंडली, जो आपने बोला है, जैसे बहुत सारी बीमारियों को हम बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, बट इसके टर्म्स एंड कंडीशंस यही है, जितना जल्दी आप आओगे, जितना अर्ली आप हम लोगों से मिलोगे, हम लोगों से कंसल्टेशन लोगे, उतना बेहतर हम लोग उसमें रिजल्ट डिलीवर कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लेट आने के बाद चीजें ठीक नहीं होती है, बट जो समय का ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऑटिज्म का एग्जांपल दे, कि अगर बच्चे को आप 2 साल में लाते हैं तो आप कहीं ना कहीं देखोगे 3 महीने 6 महीने में उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आप महसूस करोगे, लेकिन वही अगर आप 5 साल में लाओगे तो वो चीज को शायद 1 साल 1.5 साल भी लगे। जैसे लर्निंग का प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में लाएंगे तो आप उसके बेसिक पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और वही अगर आप 8 स्टैंडर्ड में लाओगे, क्योंकि 7 तरफ तो उसने बहुत सारी चीजें स्कूलिंग की मिस कर दिया है, तो वो चीज पे अब काम करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो जितना अर्ली आप बच्चों को लाओगे उतना बेहतर रिजल्ट हम लोग डिलीवर कर पाएंगे। ओके, मुझे ना मेरा बचपन याद आ गया सर। एक्चुअली मैं मेरे आसपास के बच्चों को याद कर रहा था, जो आपने सिम्टम्स बताए शायद वो मेरे किसी फ्रेंड्स में थे, उसमें से कुछ सिम्टम्स, मतलब एग्जाम के वक्त पेट दुखना,
आज कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है वो किया नहीं, पेट दुखना है, ये तो सिर दुखना है, ये तो मतलब कॉमन सिम्टम है। और ये हमने भी ऑब्जर्व किया है। शायद उस वक्त और पता नहीं आपके पास आते तो और उसमें आप कुछ अच्छी चीजें बताते। सर लास्ट सेगमेंट में हम बिल्कुल कुछ रैपिड फायर मैंने फॉर्मुलेट किए हैं बिल्कुल सही। कि जिससे आपको वर्ड मतलब प्राइमरी आंसर वर्ड वर्ड में देना है और थोड़ा इलेबोरेट भी आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सर हम। यस सर मेरा पहला जो सवाल है सर वो है बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? हर बच्चों का स्क्रीन टाइम अलग अलग है। अगर हम लोग इंटरनेशनल या नेशनल गाइडलाइंस की बात करें, लेस देन 2 इयर्स का स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 होना चाहिए। ओके 2 से 5 साल का अगर हम लोग बात करें तो इसमें अलग अलग बताया गया है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलता है 30 मिनट रखिए, कोई बोलता है 45 मिनट्स करिए। 5 से 18 साल के बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 घंटा होना चाहिए और 18 साल के ऊपर के बच्चों का 1.5 आवर्स से 2 आवर्स। लेकिन ये जितने भी आवर्स है, इट इज नॉट इन अ स्ट्रेच। इसको आपको पूरे दिन भर में, पूरे 24 आवर्स में आपको इतना स्क्रीन आपका देखना है। सर स्क्रीन को डिफाइन कीजिए सर। मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन या एनी स्क्रीन? कोई भी स्क्रीन, एनी स्क्रीन विच इज इंफॉर्मेटिव, विच इज एंटरटेनिंग, can be anything. It can be mobile, TV, laptop, iPads, it can be anything. ओके बेटा जिद करता है मुझे स्क्रीन देखना है और वो देखे बिना खाना ही नहीं खाता, क्या करे सर? सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉमन सवाल हमको आता है, सबसे इंपॉर्टेंटली उसको स्क्रीन से दूर रखिए। बच्चों का स्क्रीन के प्रति एडिक्शन का या ओवर इन्वॉल्वमेंट का कारण होता है बिकॉज दे डोंट फाइंड एनीथिंग अदर वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो जब तक आप उनको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दोगे तो वो स्क्रीन के तरफ ही रहेंगे। जैसे अभी मैं खुद पर्सनली हमारे घर पे हम लोग ये फॉलो करते हैं कि जब मेरी बेटी का डिनर टाइम होता है या लंच टाइम होता है, वी ऑल गेट्स इन्वॉल्व इन दैट। चाहे मेरी मदर हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मैं हो, वी ट्राई टू क्रिएट सच काइंड ऑफ एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट कि हम लोग बलून से खेल रहे हैं, हम लोग बॉल से खेल रहे हैं, हम लोग कोई म्यूजिकल टॉय है उससे खेल रहे हैं। सो जितना आप ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स वाले चीजें सोचेंगे, उसको एंटरटेन करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की चीजें सोचेंगे, सो डेफिनेटली आप बच्चे को स्क्रीन से दूर कर पाएंगे। मतलब स्क्रीन से दूर करना इज द एफर्ट? Yes, it has to be for anything to achieve in life. It is always an effortful task. ओके पढ़ाई में कम मार्क्स मिल रहे हैं, रिपीटेटिवली कम मार्क्स मिल रहे हैं, क्या यह साइन है आपके पास आने के लिए? यस डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, ये अपने आप में बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज का अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। ये लर्निंग डिसऑर्डर में आपको मिलता है, ये एंजाइटी में आपको मिल सकता है, ये एडीएचडी में मिल सकता है, ये डिप्रेशन में मिल सकता है, ये पैनिक डिसऑर्डर में भी मिल सकता है। सो यस, दिस इज एन अर्ली वार्निंग साइन एंड दैट शुड बी कंसल्टेड फॉर। मम्मी पापा की लड़ाई क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों पे? बिल्कुल बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। जो फैक्टर्स आपने पूछे थे बच्चों के ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कोई भी चीज़ों के बारे में कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन में रहेंगे, आप हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस आपके ऊपर भी हावी होगा। जिस तरीके से आपका बॉन्डिंग आपके पेरेंट्स से रहना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप बहुत बार अच्छी चीजें भी कर सकते हैं, या बहुत बार जो हम सुनते हैं कि आप सब्सटेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप गलत संगत में आप पड़ जाते हैं, तो ये चीजें भी उसमें हो सकती है। और सर लास्ट, आप भी छोटे होंगे, हम भी छोटे थे, तो ये सब मम्मी पापा का सवाल था, दोस्त बिगाड़ते हैं, क्या कहेंगे सर? यस देखिए, ये तो एक नोन फैक्ट है कि हर बच्चे को कहीं ना कहीं पे दोस्त रहते हैं, और आपने भी आपके समय देखा होगा और हमने भी हमारे समय पे देखा है। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर दोस्त ही बिगाड़ने वाले होते हैं। बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी आपके भी है, हमारे भी है, जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग समय पे हमको हेल्प किया है, अलग अलग समय पे हमको गाइड किया है। बट ऐसे भी दोस्त है कि जिन्होंने हमको वो समय बहुत प्रोवोक किया था, बहुत समय बुली किया था, या बहुत समय कन्विंस भी किया था कि हम गलत संगत में आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे सेल्फ डिसीजन होता है कि आपको किस तरीके की संगत आप चूज करते हैं,
और ये अपना संस्कार बोलिए, पेरेंटल इंफॉर्मेशन बोलिए कि ये आपको हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दोस्त बिगाड़ने के लिए है। कितने अच्छे अच्छे लोगों के एग्जाम्पल्स हम लोग सुनते हैं कि जिनके दोस्तों ने उनको सक्सेस अचीव करने में हेल्प किया है। बट यस, कितने सारे हम ये भी सुनते हैं कि बुरी संगत में आके बच्चे ने अपना करियर कर लिया। सो इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द एंड कॉल, आप कैसे जज करते हैं और आप क्या उसके बारे में सोचते हैं। लास्ट सवाल है। यस, सारी चीजें तो सर पता चल गई, आपके पास कब आना है। एक इंसिडेंस जो रिसेंट डेज में बहुत हर्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इंसिडेंस बताता हूँ। एक बच्चा 12th नीट में 99 परसेंटाइल मिल रहे हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, यस, और वो बच्चा सुसाइड कर रहा है। सर क्या बचा सकते थे सर हम उस बच्चे को? बिल्कुल सही है। इसके साथ एंड रिमार्क्स। अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अर्ली आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर हम लोग अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छे सेशंस या काउंसलिंग लेके चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, एकेडमिक सक्सेस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू योर गुड मेंटल हेल्थ। बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, उसके स्ट्रेसफुल सिचुएशंस या उसके घर का वातावरण कहीं ना कहीं पे अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं जेनेटिक इसमें रोल प्ले कर सकता है कि अगर फैमिली में मेंटल हेल्थ इश्यूज है। चौथा, हर बच्चे की अपनी खुद से एक्सपेक्टेशन और उनकी पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चौथा, पर्टिकुलरली एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस विच इट कैन बी ए शॉर्ट टर्म और इट कैन बी लॉन्ग टर्म। कॉमनली होता है कि एक रिलेशनशिप ब्रेकअप आपका हो गया है, आपके कोई फ्रेंड से आप दूर हो गए हो, आपको फैमिली में कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, फैमिली में आपके ऊपर सोशल और एकेडमिक या अचीवमेंट का प्रेशर इतना ज़्यादा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर रोल्स प्ले कर सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर कोई अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इशू है जो डायग्नोज नहीं हुआ है, वो भी आपको सुसाइड जैसे एंड स्टेज पे लेके जा सकता है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट द एकेडमिक सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट योर ओवरऑल सक्सेस। जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज हेल्थ, इट इज अ combination of good mental health, good physical health and good emotional health. So all these domains are important when we think about the overall success of an individual. Just academic success 99.99% is not going to define you as an individual जब आप overall context में अगर इसकी बात करें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने पूरे पॉडकास्ट में सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं व्यूअर से भी, मुझे लगता है कि जब व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे तो दे विल अवेयर कि हाँ, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास कब जाना है। और ये जो आखिरी इंसिडेंस जो मैंने बताया, उस जिसने सच में मुझे हिला के रखा था, मुझे लगता है कि ऐसा अगर कोई कंडीशंस आप कभी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप सर से मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे दूसरा और कोई सोल्यूशन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन अ पॉडकास्ट सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Amar. It was really pleasure in being with you and thank you for spreading awareness and making this issue. और ये सब चीज़ों पे बात करने का आपने समय निकाला। I really appreciate that. Thank you. थैंक यू सर।